नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका देवासी नवभारत के द टाइगर स्टोरी में आपका स्वागत करती हूँ। आप जानते ही होंगे कि 29 जुलाई को हम टाइगर्स डे के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीजें आज हम जानेंगे। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान अभिनव पांडे जी से, जो इस विषय में हमें और भी रोचक बातें बताएंगे। अभिनव जी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर है। ये एक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत है। साथ ही अभिनव जी पन्ना टाइगर रिजर्व के लोकल एडवाइजरी कमेटी में भी है। आइए जान लेते हैं टाइगर से और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई इनकी कुछ एडवेंचरस कहानियां। अभिनव जी, नवभारत के द टाइगर स्टोरी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। आपने मुझे नवभारत में इस फोरम में इनवाइट किया, जो कि टाइगर डे के उपलक्ष्य के लिए मनाया जा रहा है। और क्योंकि मैं पन्ना से बिलोंग करता हूँ, पन्ना में रहता हूँ, यहाँ पे टाइगर डे यानी हम जानते हैं कि टाइगर की अहमियत क्या है। अभिनव जी, वाइल्ड लाइफ में आपकी दिलचस्पी कैसे डेवलप हुई? लगभग 2009 में मैं अपना स्कूल मैंने पास आउट किया था। जी। और उसी टाइम मैं इसे एक डेस्टिनी बोलता हूँ। मैं दिल्ली जा रहा था और लकीली ट्रेन में ही मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो बांधवगढ़ से आ रहे थे और वो सिनेमेटोग्राफर थे। तो उनसे मेरा बहुत अच्छा, बिकॉज मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बांधवगढ़ मेरा एक तरीके से नेटिव प्लेस है। जी। तो उनसे बहुत अच्छा मेरा कन्वर्सेशन हुआ इस बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग स्कूल के टाइम पे जंगल वगैरह घूमने जाते थे। तो एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और कुछ दिनों के बाद उनका खुद मेरे पास कॉल आया कि अगर तुम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जॉब करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि मुझे घर जी। से घर से बाहर भी निकलना था और कुछ करना था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि क्या है, कैसा है, आगे क्या होने वाला है, और मैं इस मैदान में कूद पड़ा। तो 2009 से मैंने इसको शुरू किया। सबसे पहले तो एज अ ट्रेनी रहा। 2-3 साल तक मैंने ट्रेनिंग ली अपने, जो भी क्रू जाता था फिल्म शूट करने या फिर कोई दूसरे एपिसोड शूट करने, तो मैं उनके साथ जाता था। फिर 1-2 साल के बाद मुझे कैमरा चलाने का भी मौका मिला और धीरे धीरे करते 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 लगभग मैंने 7 साल ये काम एज अ प्रोफेशनल किया। जी। तो मैंने सोचा कि कुछ जो चीज़ मैंने हासिल की है, जो चीज़ मैंने सीखी है, उसको मैं कहीं न कहीं ज़मीनी तौर पे करता हूँ। फिर मैंने पन्ना की तरफ रुख किया। पन्ना में आके एक छोटा-सा बिज़नेस सेटअप किया, एक छोटा-सा होटल बनाया। उस दौरान पन्ना को बहुत कम ही लोग जानते थे, नया-नया टूरिज़्म में पनपा था वो। तो वो करते-करते आज मैं यहाँ पर हूँ। एक छोटा-सा ग्रीटो रिज़ॉर्ट्स के नाम से एक छोटी-सी एंटिटी भी चलाता हूँ। यहाँ की लोकल एडवाइज़री कमिटी मेंबर भी हूँ मैं, और सोशली भी एक्टिव हूँ। जैसा कि आपने बोला कि मैं शिक्षक तो नहीं हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ जंगल या फिर नेचर, जंगल तो नहीं बोले, प्रकृति के बारे में उनको समझाना। तो फिर धीरे से जब हम थोड़ा-सा सक्षम हुए, तो हम लोगों ने फिर एक वनशाला नाम से एक छोटी-सी एंटिटी चालू की, जिसमें हम लगभग आज की डेट में 250 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा मेन मकसद ही ये है कि उन बच्चों को थोड़ा-सा करियर काउंसलिंग के बारे में पता चले, या उनको थोड़ा-सा एक एक्सपोज़र मिल सके कि गाँव के बाहर क्या ज़िंदगी है, आप टूरिज़्म से क्या कर सकते हो, आप और चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हो। तो यही है, और आज की डेट में मैं यही कर ही रहा हूँ। हम जैसे कि जानते हैं कि आप पन्ना टाइगर रिजर्व के लोकल एडवाइजरी में हैं। तो सर, आप पन्ना टाइगर रिजर्व के में जो टाइगर कंजर्वेशन जो होता है वो कैसे इतना सक्सेसफुल हुआ है? आज की डेट में अगर इंडिया में टाइगर कंज़र्वेशन की बात की जाएगी, किसी भी फोरम में, जी। उसमें मेरे हिसाब से पन्ना टाइगर रिज़र्व की स्टोरी हमेशा टॉप में रहेगी। ओके। क्योंकि ये शायद इंडियन का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसको बहुत प्राउडली इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश या दूसरे फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोग इसके बारे में बताते हैं। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसकी वजह से पन्ना टाइगर रिज़र्व का टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। और आज की डेट में शायद ये पहले लोग अनऑफिशियल तौर पे टाइगर रिलोकेशन करते थे, ये सब कर सकते थे, बट एक बहुत बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पन्ना टाइगर रिज़र्व ने
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करा है कि हम भी बहुत सक्सेसफुल तरीके से टाइगर रिलोकेशन कर सकते हैं। और ये बहुत रिमार्केबल है, यानी 6 टाइगर, 60 टाइगर और 60 टाइगर के की वजह से आज लगभग 70 टाइगर। तो इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, कितना जी ये टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम पन्ना का बहुत फेमस रहा। जी। सर, टाइगर्स को सुरक्षित रखने के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स आप लेते हैं? टाइगर को सुरक्षा देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लोकल सपोर्ट, जो कि डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा औजार है। अगर जी लोकल्स का सपोर्ट रहेगा, जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो टाइगर सुरक्षित रहेंगे। यानी एक व्यक्ति है जिसके पास 2 हाथ हैं, वो 2 हाथ की मेहनत करेगा। अगर उसके पास 8 या 10 हाथ हो जाएंगे तो उसकी मेहनत तो 8-10 गुना बढ़ जाएगी। और जी। जंगल में यही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक लिमिटेड साधन के साथ काम करता है। अगर उसको वन विभाग या उसको अगर गांव वाले या बाहरी लोगों को सपोर्ट मिलने लगे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, तो बाघ बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित होगा। सर, टाइगर टूरिज्म की हम बात करें तो ये लोकल डेवलपमेंट में कैसे इसका हस्तक्षेप है? वन विभाग का तो प्राथमिक काम है ही है, मगर हाँ ये आम जन की नैतिक जिम्मेदारी भी है, जी जो उसके पास रहता है। जी। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि क्योंकि ये जंगल उन्हीं का है, हाँ जो उसके आसपास गांव, ये जंगल उन्हीं का, उन्होंने बचपन से इस जंगल को देखा है। वो जी। खुद नहीं चाहेंगे कि ये जंगल खत्म हो। तो ये वो तो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं। तो हम सब के लिए टूरिज्म या फिर टूरिज्म से जुड़ी एक्टिविटी क्यों ज्यादा जरूरी है, ये शायद हम कह सकते हैं कि हमारी तरफ से यहाँ के लोकल्स को एक सपोर्ट है। सर, बाघों की गिनती की प्रक्रिया क्या होती है? तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो 2-3 मेथड मुझे पता है, जैसे एक ट्रैप कैमरा पद्धति होती है, जिसमें एक जी ऑटोमेटिक कैमरा है, जहाँ पर वन विभाग वाले जहाँ पर बाघों का मूवमेंट होता है उस निर्धारित जगहों में लगा देते हैं। और जब बाघ उसके सामने से निकलता है तो अपने आप उसकी फोटो खींच जाती है। और फिर जी। उस फोटो को कलेक्ट करके विभाग ये चिन्हित करता है कि ये वही बाघ है जो इस क्षेत्र में रहता है या कोई और बाघ आ गया। दूसरा मेथड होता है जो कि बहुत पुराना हो गया है मगर आज भी चलता है, वो होता है पगमार्क पद्धति। तो जो जी लोकल जो फॉरेस्ट गार्ड जंगल के अंदर रहते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। और बाघ जब रोड में चलता है तो वो अपने पंजों के निशान छोड़ते हुए चलता है। तो उन पंजों के निशान को एक पीओपी के थ्रू एक कास्ट करके वो लोग संभाल के रखते हैं। हालांकि अब ये जब से ट्रैप कैमरा आया तो ये पद्धति बहुत कम हो गई है। जो नेचुरल स्टेट में जैसे जंगल रखने चाहिए, अगर उस वे में जी, नहीं रहे तो उससे भी बहुत तकलीफें आती है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए डेवलपमेंट भी अपने आप में जरूरी है, मगर अगर बैलेंस करके डेवलपमेंट किया जाएगा तो दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। और प्रकृति का रहना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा मैं जिस जरूरी है। जगह पर रहता हूँ, यानी मैं बहुत छोटा सा अंतर आप बता सकता हूँ। आप जहाँ पर रहती हैं और मैं जहाँ पर रहता हूँ, दोनों के एटमॉस्फेयर में जमीन आसमान का अंतर है। जी मैं मैं शहर में जाता हूँ तो मुझे घुटन सी होती है, क्योंकि मैं इतनी प्योर एयर में रहता हूँ। तो जी प्रकृति का रहना बहुत जरूरी है। अगर हमें हमें अच्छे से रहना है और हमें हमें अगर बरसात के मजे लेने हैं, हमें अगर ठंड का मौसम का मिजाज देखना है, गर्मी बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, तो इन सभी मौसम को मजे लेने के लिए हमें प्रकृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है। सर, इकोसिस्टम के लिए बाघ कितने महत्वपूर्ण है? बाघ रहेगा तो जंगल कैसे बचता है। बाघ रहेगा तो उनके शिकार रहेंगे, उनके शिकार रहेंगे तो जंगल रहेंगे, और जंगल रहेंगे तो नदियां रहेंगी, नदियां रहेंगी तो हमें पानी मिलता रहेगा, जंगल रहेंगे तो हवा रहेगी, हमें अच्छी हवा मिलती रहेगी। तो बाघ हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, ये एक पूरक है और इसको रहना बहुत जरूरी है, रहना पड़ेगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए, नवभारत के जरिए, आप यंग माइंड्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहूंगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम हमसे पहले वाली जनरेशन प्रकृति का कितना आनंद उठा के गई है। हम सब लोगों को, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम लोगों को ज्यादा जल्दी ज्ञान मिला है शायद, क्योंकि अब बिल्कुल। डिजिटल आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। तो अब तो छोटे छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं कि नेचर क्या होता है, टाइगर क्या होता है, उनको पता यस। चलने लगा। तो हम लोग
जल्दी ये पता चलने लगा है, बहुत वेरियस कारणों की वजह से। तो हमारी ज़िम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई है कि हमें ये बचाना पड़ेगा, और उसके साथ-साथ हमारी एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि अब हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएँगे। बहुत ज़रूरी हो गया है अभी कि हम प्रकृति की तरफ ध्यान दें और जी, अगर हम प्रकृति को बचाएँगे तो ही शायद कल हम बच पाएँगे, वरना हमारा भविष्य भी खतरे में हो सकता है। तो ये एक यंग माइंड्स को जो आपने एक विचार जो आपने सौंपा है सबके लिए, जो चीज़ें आपने साझा की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस आपसे बातें हमें जानने को मिली और नवभारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं फिर से नवभारत का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स की वजह से शायद बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे होता है लोगों के पास।